सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं लेकर आज की क्लास। और जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा अपने स्कूल के व्हाट्सएप। जल्द ही क्लास को शुरू किया जाएगा। वेट कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों के जुड़ने की। जैसे ही सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाते हैं क्लास को हम शुरू कर देंगे। सो गुड इवनिंग अमन, सिद्धा, वेद प्रकाश, अजय कुमार। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम जरूर कमेंट करें और फिर हम ले पाएंगे आपका नाम। जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वेट करते हैं जल्दी से बच्चे यहाँ पर जुड़ पाए और हम आज की जो क्लास है उसको। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप बच्चों की, जल्दी से यहाँ पर जुड़ें और आज की जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। और सभी बच्चे शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। माय नेम निस्ता, पूजा, यहाँ पर जुड़े हैं पूजा और निशा। और बाकी बच्चे भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि टीचर साथी यहाँ पर हमें देख रहे हैं तो सर आप शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। आज हम चैप्टर नंबर 13 जो हमने कॉन्सेप्ट का शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे और 2020 और 19 दो बोर्ड पेपर में देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। शिवानी, शिवानी निसार। तो वे बच्चे जो कल नहीं जुड़ पाए थे एक बार उनको बताना चाहेंगे कि आज की क्लास में आपके लिए क्या है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया हुआ है। इस चैप्टर को अब कंटिन्यू करेंगे और
कल हमने जो सीख लिया था उससे आगे देखिएगा। हम देखेंगे कि 2000 2017 से लेकर 2020 यानी यहाँ पर कुल 16 पेपर्स हमारे पास है, और इन 16 पेपर्स में से हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 13 में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में। और देखिएगा आपके सामने 16 बोर्ड्स पेपर हैं। इन बोर्ड्स पेपर में से जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस कर पाएंगे और उन पर अपनी स्पीड। तो वही बच्चे जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस। तो यहाँ पर मेरा सवाल मैथमेटिक्स पर क्लास चल रही है और साथ में अल्फाल ग्रोथ, दो चैनलों पर लाइव क्लास यहाँ पर चल रही है। मैथ की क्लास का लाइव प्रसारण हो रहा है मेरा सवाल मैथमेटिक्स से, और इसके समांतर ही इसका प्रसारण चल रहा है हरपाल ग्रोवर के चैनल। और मैथ के बाद हिंदी क्लास आप जरूर अटेंड करें। तो चलेगा, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। कल हमने सीखा, कल हमने एक तो बोर्ड पैटर्न के बारे में जाना था कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आने, कितने क्वेश्चन आने, बिल्कुल पूरा डिस्कशन कल हमने किया था। तो और अब और साथ में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सीखा था सिलेंडर का। तो कल की क्लास में हमने ये किया था, और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो है आपका एक स्फीयर के बारे में जानेंगे, और हेमिस्फीयर जानेंगे, और नेक्स्ट जो रहेगा आपका कोन, कोन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पीरियड के बारे में करेंगे, और यहाँ पर हेमिसर्कल है, स्फीयर है और सिलेंडर। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है मेरा क्यूब। क्यूब के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर देखिए क्यूब है। इस क्यूब पे जो क्वेश्चन क्या बन इस क्यूब पे जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो इसका सरफेस एरिया देखिएगा, इसके कुल कितने फलक देखिएगा। यहाँ पर आप देख पाए तो ये आपकी जो फ्रंट है, ये आपका फ्रंट है। ये एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक क्या आ चुका है, ये आपके पास आ चुका है एक स्क्वायर आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या हो, तो सिंपल है, एक स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो आपको पता है कि दैट वी कैन राइट इसकी साइड एक्स है और ये साइड भी एक्स यानी भुजा है। ओके, तो एक स्क्वायर का जब आपसे एरिया पूछा जाता है तो एरिया क्या होता है, अरे बच्चों एरिया का होता है साइड इंटू में साइड। ओके, भुजा इंटू में भुजा। ओके, या कहना चाहें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये स्क्वायर है जिसका एरिया हमें आता है। अब इसी स्क्वायर से हम बनाने जा रहे हैं क्यूब, घन बनाएंगे। ये हमारे पास एक वर्ग है, और इस वर्ग से हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इस वर्ग को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें भाई घन, क्यूब में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और इस स्क्वायर में क्या है कि 6 फलक, एक सामने वाली है, इसके पास वाली, देखिए ये 4 दीवारें आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो 4 दीवारें आपको दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल बराबर है, तो ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी कहलाता है। ओके, 4 दीवारी का जो एरिया है वो ये कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो क्यूब आपका बनेगा उस क्यूब में 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या है, 4 दीवारी का क्षेत्र, 4 दीवारी का क्षेत्रफल इसको कहा जाता है।
और या हम कह सकते हैं इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ये देखिएगा, एक का हमने क्या निकाला, एक का हमने जो क्षेत्रफल निकाला वो क्या निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला। ठीक है, अब इसका एक्स स्क्वायर है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 दीवारी का क्या हो जाएगा, 4 इंटू में एक्स। ओके, या कह सकते हैं कि 4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है, अगर बताएं मेरे को। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, एक बार बताएं मेरे को। देखिएगा, ये मेरी 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो। ओके, इसका मैं एरिया लूंगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका ग्रीन वाली का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सभी 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो एक्स स्क्वायर। अगर अब बात करूं इस बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट की, देखिए ऊपर वाले पार्ट और इसका नीचे वाला भाग। अब क्योंकि देखिए ये जो स्क्वायर लिए गए हैं सभी बराबर स्क्वायर लिए गए हैं, तो इसलिए इसके जो नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर वाले भाग का भी क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये किसका क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, ये जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा एक घन का। ठीक है, तो घन का जो हम क्षेत्रफल क्या लेने वाले हैं, 6x स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। एक वर्ग है, वर्ग में साइड x इंटू एक्स होती है, तो उसका क्षेत्रफल हम कहते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, और संपूर्ण की बात की जाएगी तो 4 प्लस में 2 यानी 6 यहाँ पर क्षेत्रफल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, इसका कुल या संपूर्ण क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ पर जो बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। ओके, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, एक बार बताएं। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ चुका है, ये हमने क्या सीखा है बच्चों, ये हमने सीख लिया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ओके, और एक क्वेश्चन और जो यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके वॉल्यूम पर या इसके हाइट, वॉल्यूम। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी वॉल्यूम की बात की जाए कि इसके अंदर जो अगर धारिता क्या है इसके अंदर अगर आप पानी डालना चाहो तो वो पानी कितना होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज द वॉल्यूम। इसके अंदर लगी हुई मिट्टी कितनी है वो आप जानना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो इसका आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आयतन बनता है बच्चों वो क्या बनता है, एल इंटू में बी इंटू में। ओके, सिंपल है, आप कर चुके हैं पहले भी कि लंबाई, जो इसकी लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी, जो ऊंचाई होगी, तीनों की गुणा। ओके, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि साइड इंटू साइड इंटू में साइड इंटू में साइड, यानी साइड का योग। ओके, घन इकाई, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। क्या ये फार्मूलेज आपको याद हो गए, एक बार बताएं, अगर याद हो गए तो एक बार कमेंट करें कि यस सर हमें याद हो चुके हैं। जल्दी से बताएं, क्या आपको याद हो चुके हैं, फिर फटाफट यस सर कमेंट कर दीजिएगा सभी बच्चे। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट करें कमेंट कि यस सर हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्फीयर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है बोलेगा। तो जिन जिन बच्चों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला आता है फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिन बच्चों को आता है वो बताएं, फटाफट बताएं। देखिएगा, ये मेरे पास क्या आ चुका है, ये मेरे पास आ चुका है एक घन, सॉरी स्पीयर, एक गोला मेरे पास है।
इस गोले के को अगर आप देखना चाहें, देखिए ये गोला है, इस गोले को आप हर तरफ से घुमाकर जब देखते हो तो वो पार्ट जो आप देख पाते हैं वो इसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये वो गोला है, आप ऊपर से देखें, नीचे से देखें, लेफ्ट राइट जहां मर्जी देखें, तो देखिएगा अगर हम बिल्कुल ऊपर से इसको देखते हैं तो ये हमें एक वृत्ताकार लगता है, बल्कि वृत्त नहीं है ये प्यारे बच्चों, क्या है, ये एक गोला है। ओके, तो इस गोले को अगर हम बात करें, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिन जिन बच्चों को आता है फटाफट कमेंट करें, फटाफट बताएं फॉर्मूला जिन बच्चों को आता है कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिन जिन बच्चों को आता है फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करके बताएं एक बार, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट कमेंट करके बताएं जिन बच्चों को फटाफट कमेंट करें। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। जिन बच्चों को इसका फार्मूला आता है फटाफट कमेंट करें। देखिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो आपके पास क्या होगा बच्चों, बड़ा सिंपल फार्मूला है, 4 पाई r² वर्ग मीटर। ओके, ये इसका फार्मूला रहता है, ठीक है। और बात की जाए इसके आयतन की, अगर बात की जाए इसके आयतन की, वॉल्यूम की बात की जाए, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई r। ओके, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने याद रखना है और हमें इसके सरफेस एरिया का फार्मूला याद, ठीक है। और यहीं से प्यारे बच्चों हेमिस्फीयर निकल, हेमिस्फीयर में क्या है, देखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिएगा अगर इसको हम सिर्फ ऊपरले वाले पार्ट में से देखें, देखिए इतना पार्ट अगर हमें दिखाई दे, नीचे वाला पार्ट हमें ना दिखाई दे, ऊपर वाले पार्ट, हाफ पार्ट ऊपर है हाफ नीचे है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, रेड वाला कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पहले से कितना रह गया है, आधा पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर रह गया है, ठीक है जी। तो हाफ यहाँ पर ये रह चुका है, तो इसलिए इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या कहेंगे कि अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो आपका हाफ हो जाएगा। वहां पर 4 पाई r² लिख रहे थे, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r², ठीक है, 2 पाई r² हो जाएगा। और बात की जाए इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखिएगा आपने देखा कि जो कटोरा है, आपने कटोरी देखी, कटोरी का जो ऊपर वाला जो पार्ट अभी अभी हमने देखा वो कितना था, वो आपका जो था वो क्या था, 2 पाई r², ठीक है ना, 2 पाई r² है, और प्लस में क्या कर देंगे, ये 2 पाई r² हो चुका है ऊपर का एरिया, और प्लस में जो नीचे वाला एरिया आपको मैंने दिखाई दिया वो एक सर्कल की तरह होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई r²। तो 2 पाई r² में पाई r² अगर हम ऐड कर दें तो ये अपना 3 पाई r², ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। आयतन की बात की जाए तो वो वहां पर 4/3 था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4/3 का हाफ, 2/3 पाई r³ घन इकाई हो जाए, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो तो वर्ग, आयतन हो तो घन लगाना ना भूलें, ठीक है जी। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, फिर बताएं मेरे को कमेंट करके, कमेंट करते रहें, देखिएगा आप बच्चे कमेंट करते रहें,
ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये सब कि आपको समझ में आ। ठीक, चलेगा। अब देखते हैं कीबोर्ड। इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं क्यूब का। इसका एरिया हमने निकाल लिया है। ओके, तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और जब इन जोड़ों सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है इसका एरिया। ओके, चार दीवारी को हमने सरफेस एरिया कहा था, 4x स्क्वायर कहा था, टोटल 6x स्क्वायर आया था। वॉल्यूम इसका क्या था, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की क्यूब घन। ओके, चलिए यहाँ पर वर्ग लगाना ना भूलें। जब भी बात हो एरिया की तो वर्ग आप जरूर लगाएं। ये क्वेश्चन कल हमने कर लिया था और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कहता कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो क्या है 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। 5 मार्क्स के लिए पहले पूछा जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 अंक में। 3 अंक में ही ये क्वेश्चन पूछा जाना है, 5 अंक का क्वेश्चन इसमें से नहीं आए। देखिए ये मेरे पास एक घन है और इस घन का मेरे को क्या दिया हुआ है, इस घन का मेरे पास आयतन मेरे को मिला हुआ है। ओके, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या गिवन है मेरे पास, वो है 64 घन सेंटीमीटर। ओके, और अब अगर मैं इसकी साइड यहाँ पर निकालूं तो मेरे पास साइड क्या आ जाएगी, तो साइड अगर मैं इसकी निकालूं तो साइड मेरे को मिल जाएगी, वो क्या होगी, तो मुझे पता है कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब बराबर है 64। तो किस संख्या का घन 64 हो, किस संख्या का जो घन है 64 होता है, तो आप कहोगे कि सर 4 का जो घन है वो 64 होता है। इसका मतलब 64 को 4 का घन लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे घन की साइड पता चली, घन की एक साइड मेरे पास आ चुकी है और मैंने ऐसे दो घनों को एक साथ जोड़ लिया। ओके, तो ये देखिएगा मैंने दो घनों को एक साथ जोड़ लिया, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन आएगा, इसकी जो साइड है ये साइड मेरी क्या रहेगी, 4 रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और ये है, ये जो ये लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो बदल जाएगी। ओके, ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर होगा। ये चेंज इसमें आ जाएगा जब दो घनों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, साजन यस, वेद प्रकाश। तो अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट को। चलिएगा, तो अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग बॉडी, इन सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बताया था कि चार दीवारी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। ओके, बात की जाए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वो क्या हो, ये जो बना है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चार दीवारी का क्षेत्रफल आपने यहाँ पर निकाल देना है। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल में हमने फार्मूला क्या सीखा, फार्मूला क्या बनता है प्यारे बच्चों, सामने वाली साइड का, देखिए मैं यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, सामने का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, फार्मूला क्या रहेगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, एल इंटू में बी, बी इंटू में एच और एच इंटू में एच, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है
2 से, क्योंकि आमने सामने के फेस का सम है। 6 फेस टोटल होते हैं। एक फेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो सामने वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे कैसे होगा, तो दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। देखिएगा, जो एरिया इस ब्लू पार्ट का है वही एरिया इस ब्लू पार्ट का होगा, यानी इसका एरिया अगर L इंटू बी है, इसका एरिया L इंटू बी है, तो इसके सामने वाले का जो एरिया होगा वो भी तो L इंटू बी होगा। ओके, तो ये जो एरिया बनेगा, इस एरिया का जो चार दीवारी का जो क्षेत्रफल है वही तो क्या कहलाता है, वही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, तो L इंटू एच हो गया, बी इंटू में एच हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार चारों दीवारी का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन चार दीवारी का ही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, संपूर्ण यहाँ पर नहीं पूछा। अब संपूर्ण नहीं पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कि तो टीएसए है, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो देखिएगा, सामने वाले का जो एरिया बनेगा, इसका एरिया क्या बनेगा, 4 है, 4 इंटू में 8 हो जाएगा, 4 इंटू में 8। ओके, तो सामने वाले ये 4 इंटू 8 है, तो उसके सामने वाले का एरिया भी ये आ जाएगा। प्लस में इसका एरिया क्या बनेगा, इसका एरिया क्या बनेगा, 4 इंटू में 8। ओके, ये 4 इंटू में 8 है। ओके, तो ये एरिया कंप्लीट हो गया। समझ में आइए, अरे भाई इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। ये मेरी एल है और ये मेरी एच, एल एच से इसका एरिया आ गया और इसके सामने वाले का भी एल एच बनेगा। ओके, तो इसलिए इसका 4 इंटू 8 है, तो उसके पीछे वाले का भी तो 4 इंटू 8 होगा, इसलिए मैंने डबल ले लिया। अब यहाँ की बात की जाए तो ये मेरा 4 है, ये मेरा 8 है, 4 इंटू 8 हो जाएगा, सामने वाले के 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सम किया। ओके, तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 6 32 दूना 64, 64 जमा में 64 हो जाएगा, वो मेरा 128 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आएगा? फटाफट फटाफट कमेंट करके बताएं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट बताएं, क्या ये आपको समझ में आ चुका है? फटाफट बताएं। फटाफट बताएं भी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। वेद प्रकाश कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर आएगा। ओके, खुशबू 160, हाँ वो क्यों आएगा, क्योंकि अभी अगर इसके ऊपर वाले के सरफेस, यहाँ पर सरफेस एरिया, अब टोटल पिक्चर क्लियर नहीं कर रहा है ये, तो इसलिए डाउट आ जाता है। तो इसमें प्लस कर दे, अगर इसमें प्लस कर दे, हम क्या कर दें प्लस, ऊपर और नीचे वाला। ओके, अब ऊपर वाले की जो साइड होगी वो 4 होगी, उसकी ये लेंथ भी 4 है, ये भी 4 है, और नीचे भी 4 इंटू में 4 है, 4 इंटू में 4। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस में 132, 32 कर देंगे, प्लस में 32 कर देंगे, तो ये मेरा आपके पास क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इस दोनों बातों में बड़ा अंतर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण, तो यहाँ पर आना चाहिए संपूर्ण, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। कहता है कि लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है तथा इसकी ऊंचाई h है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। The diameter of the base of right circular cylinder is 2r and its height is h. The total surface area is। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और इसी के साथ
आपका समय शुरू हो। फटाफट बताएं, फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। यस सर, आई एम जी जी ट्रिपल एस भुन्ना। बिल्कुल वेद प्रकाश, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। चलेगा, फटाफट बताएं, 2020 के बी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताएं, फटाफट इसका जो आंसर है कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी कमेंट करें भी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। फटाफट कमेंट, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। देखिएगा, अब यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर लगाया हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, वो आपका रहता है, जल्दी फटाफट 2 पाई आर एच। अभी करें, कंप्लीट करें वेद प्रकाश। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो संपूर्ण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण में 2 पाई आर एच, 2 पाई, 2 पाई आर एच प्लस में क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से पाई आर कैंसिल, कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा टू, सॉरी, टू, और पाई आर स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ पर हमारे पास टू भी कॉमन आएगा, तो यहाँ रह जाएगा एच प्लस में आर। ओके, वर्ग इकाई, तो ये ऑप्शन हमारे पास बी है, बी इज द राइट आंसर। बी इज द, वेद प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है। बी, जिन बच्चों ने बी कमेंट किया वेद प्रकाश, उसका बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता कि एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ओके, यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुल जो बेलन का, जो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आने वाला है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आने वाला है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो पहले एग्जाम होते थे वहां पर ये क्वेश्चन भी पूरे 5 अंक के लिए पूछा गया था 2020 के कोड। ओके, 2020 के बी कोड में पूरे 5 अंक के लिए पूछा गया था, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 3 अंक की। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे कि बेलन का, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एच प्लस में, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, क्या हमारे पास त्रिज्या है, ये बात देखनी। व्यास देखिए, व्यास 14 से, अब व्यास 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर व्यास गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपके पास त्रिज्या क्या हो जाएगी,
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब त्रिज्या कितनी थी? 7 थी। त्रिज्या 7 थी तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। ओके, ये हाइट क्या रह जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि बेलन की जो ऊंचाई है h है, h का मान हमारे पास कितना आ चुका है? वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो इस प्रकार सभी वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे। 2 पाई r कॉमन आ गया, 2 पाई r कॉमन आ चुका है, और h प्लस में r। ओके, h प्लस में r कर देंगे, सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर तो पाई का मान 22/7 लेंगे। r की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है? 7, क्योंकि व्यास 14 था, और h का मान क्या है? 6 है, तो r का मान 7 है, और इस गुणा भाग को आप हल कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या होगा बताना चाहूंगा, 572 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ठीक है जी। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? और जो बच्चे आज पहली बार यहाँ इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल है मेरा सवाल मैथमेटिक्स, और एक चैनल है हरपाल ग्रुप। तो दोनों चैनलों पर क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करें, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंबवर्तीय बेलन। अब देखिए 2020 का सी कोड हम कर 2020 का सी कोड है। लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है, व्यास 2r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन यहाँ से फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, बेलन का आयतन क्या होगा? 2020 के सी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें अपने आंसर को, फटाफट कमेंट करें। ओके, निंदर सिंह कह रहे हैं यस सर, 572 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल। और वेद प्रकाश टेक्निकल भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। स्क्वायर देखिए, आपने सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, वेल डन। सीताराम, सुमन रोहित, 572, जल्दी फटाफट इसका आंसर सिंपल सा, बेलन का आयतन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने बी आंसर कमेंट जिन बच्चों ने बी आंसर कमेंट किया, बिल्कुल सही कमेंट किया है। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, आइए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या हमें पता चली कि जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी गिवन है? वो अपने को गिवन है आर। आर का मान अपने को मिल चुका है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर उसी त्रिज्या वाले गोले पर अध्यारोपित इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेस तक, इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है? 15.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई 15.5 है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए ये आपके पास 3.5 है, तो ये यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो जो आपका कोण है, जो शंकु है, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 15.5 में से 3.5 को कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये हाइट हमारे पास आ चुकी है कोन की, वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। ओके, 12 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल देना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पर कौन कौन से शामिल है, एक हमारे पास अर्धगोला है और उसके ऊपर शंकु। ओके, तो यहाँ पर चलेगा, लिख लेते हैं। तो पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा गया है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, वो क्या हो जाएगा, एक तो हम क्या लेंगे, एक तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे, नीचे अपने पास अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका होता है पाई आर एल, प्लस में अर्धगोले का आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या सभी वैल्यूज हमारे पास है, हमारे पास आर का मान है, जी हाँ आर का मान है। क्या हमारे पास एल का मान, अब एल कहाँ से है, देखिएगा शंकु में से ही हम निकालेंगे एल की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिएगा, अगर शंकु की बात की जाए, जो कोण आपके पास, ओके, इस कोण में क्या है बच्चों, इसकी जो रेडियस है ये 3.5 है। ओके, रेडियस है, और इसकी ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये मेरी एल है। ओके, तो ये एल कैसे निकालेंगे कि एल का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण यहाँ पर बना, ये क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। ओके, प्लस में कर देंगे हम 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 12.25 हो जाएगा, प्लस में 144 हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, 0.26.5 156.25 हो गया। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, एल क्या आ जाएगा, एल मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, दैट इज व्हाट, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से एल की वैल्यू आ चुकी, क्या सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यस। तो पाई आर कॉमन लेते हैं, पाई आर आपने कॉमन ले लिया, तो एल प्लस में 2 आर रह जाएगा। ओके, तो क्या सभी वैल्यूज हमारे पास है, यस सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सभी वैल्यूज हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 3.5 है, एल का मान क्या है 12.5, प्लस में 2 इंटू में आर 3.5, इनको हल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा, अगर आप इसको हल करें तो मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा, या आप कर लोगे इसको हल करें और अपने आंसर को आपने मैच करना है 214.5 सेंटीमीटर। ओके, तो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लें ताकि जब आप इसको हल करें तो आपको इसमें मदद मिल जाए। तो हमने 2020 का सी कोड कर लिया, अब लास्ट कोड करने जा रहे हैं 2020 का लास्ट डी कोड, और कल 2019, कल संडे, कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को 2019 और 2018 के कोड हम यहाँ पर हल करें। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और अपने नाम के साथ कमेंट करें। 2020 के डी कोड में क्या पूछा गया कि लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 2r है, उसकी ऊंचाई h है, तथा
तिर्यक ऊंचाई L है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिएगा। फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर दें। जी सर। हाँ जी। बस एक सवाल हो रहेगा सर। डी कोड का बस आइडिया बता दूंगा मैं 5 मिनट लगा के। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है सर। तो इसके बाद हिंदी की क्लास का लिंक मैं शेयर करूंगा। फटाफट आप जुड़ जाना सभी बच्चे। और जो बच्चे यहीं पर देख रहे हैं वो इस लिंक पर भी, जो हम अपने क्लास 10th की हिंदी की क्लास वो भी यहीं पर आप अटेंड कर पाएंगे। ओके, लिंक जल्दी ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो आप यहीं बने रहें, हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर कमेंट कर चुके हैं सिमरन कैरी सी, बिल्कुल सी। सिमरन बिल्कुल सही आंसर आपने कमेंट किया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा गया। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? कैन हैव फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात समझ में आ रही, नंबर एक तो देखिएगा, जो बड़े से बड़ा अर्धगोला क्या होगा? वो अर्धगोले का जो व्यास हो वो किसके बराबर हो? वो इसकी भुजा के बराबर। ठीक, तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। क्या कहेंगे पहले पार्ट में? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ओके, तो व्यास किसके बराबर होगा? व्यास बराबर होगा घन की भुजा के बराबर। ओके। ओके, तो भुजा कितनी है? यहाँ पर भुजा 7 सेंटीमीटर, तो व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी, diameter of the sphere will be 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है बता दिया। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? अब इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने फाइंड, वो कैसे करेंगे? अब देखिएगा, हमें पता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड में कोई दिक्कत, 5 जो साइड है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। मैं आप कैलकुलेशन आपने करनी है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, समय काफी हो चुका है। तो 5 साइड है, 5 इंटू में साइड का स्क्वायर कर देंगे, पांचों साइडों का एरिया आ जाएगा। प्लस में देखिए, ये एरिया, सिर्फ ये एरिया हमने लिया। ओके, ये वाला एरिया। ओके, तो ये एरिया जो है ये एरिया, और प्लस में क्या रहेगा? प्लस में रहेगा हेमिस्फीयर का एरिया। ओके, तो वो क्या कहेंगे? ये एरिया क्या आ जाएगा? ये जो ये एरिया है, ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं? कि हम क्या करें, साइड स्क्वायर, यानी इसका साइड का हमने स्क्वायर किया, एरिया निकाल लिया, और उसमें से माइनस कर दिया सर्कल का एरिया। ओके। ओके, दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसमें ये पूरे वर्ग का एरिया में से विड्थ का एरिया माइनस कर दिया, तो ये जो एरिया है ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, लेकिन ऊपर से जो ढका गया वो क्या ढक दिया गया? वो एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा? और रिजल्ट आ जाएगा 6 इंटू में साइड का स्क्वायर प्लस में 5 एंड 1 6 हो गया, और 2 माइनस 1 करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास साइड है जो कि कितनी बनेगी? 7 सेंटीमीटर बनेगी। और रेडियस का मान क्या? रेडियस का मान आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सभी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? 6 इंटू साइड, साइड कितनी है? 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस में 5, आर का मान क्या है? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या इसको हल कर सकते हैं? जल्द ही हरपाल ग्रोवर जी लेकर आ रहे हैं हिंदी की क्लास। कहीं भी जाए नहीं, बने रहे हमारे साथ। अभी हिंदी की क्लास जो है उसको हम शुरू करेंगे।
और कल कल देखिएगा, कल फिर हमारी क्लास जारी रहेगी और कल हम 2019 के ए बी सी डी चारों कोड फिर करेंगे मंडे को की क्लास, कल कोई क्लास नहीं है, ठीक 6 बजे। और अब बढ़ते हैं हिंदी की क्लास की तरफ। हरपाल ग्रोवर जी तैयार हैं क्लास के लिए, तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो जल्द ही हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है, सभी बच्चे जुड़े रहें। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज की जो कक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम है। उसके अंतर्गत हमने पिछले जो कक्षा थी उसके अंतर्गत हमने बात की थी एमबीडी का जो हमारा सैंपल पेपर था, उस सैंपल पेपर के अंतर्गत हमने आपको दिखाए थे एमसीक्यू के जो 40 प्रश्न और इसके साथ साथ 6 अंक का जो हमारा पत्र लेखन आता है उसके प्रारूप के बारे में हमने चर्चा की थी। और आशा है कि आपने उस प्रारूप के आधार पर अभ्यास करके देख लिया होगा, सभी विद्यार्थियों ने जान लिया होगा कि किस प्रकार हम जो है इन पाठ्यक्रम के आधार पर जो हमारा निर्धारित रहता है पत्र लेखन, एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र है, उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हल कर सकते, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो 2 अंक के प्रश्न के बारे में है। और वो 2 अंक का जो प्रश्न है वो आपका है छंद से संबंधित, यानी कि आपको जो लिखने के लिए जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न के अंदर आपको इसका जो उत्तर देना होगा वो लिखित में देना होगा, यानी कि ये आपका समेटिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर देना है। इसका जो उत्तर आपको देना है वो लिखकर देना है। इसमें आपको परिभाषा लिखनी होगी और एक उदाहरण से उसे प्रमाणित करना होगा। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद हैं, एक दोहा छंद है और दूसरा चौपाई छंद है। तो इन दोनों में से एक ना एक छंद आपके चारों विकल्पों में से मिलना ही मिलना है, आप इस बारे में निश्चिंत रहें। तो आपको क्या करना है उसके बारे में हमारी बात कर रहे हैं। सबसे पहले 2 अंक आप अपने निश्चित कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर वो पूछा जाए तो आप उसका उत्तर सहजता से दे पाए। तो इसमें हम सबसे पहले बात जो कर रहे हैं वो दोहा छंद की बात कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। जो दोहा छंद है उसकी परिभाषा आपके सामने दी गई है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और साथ में उसका उदाहरण भी आपके सामने दिया हुआ है। जो दोहा छंद है, दोहा छंद एक वर्णिक छंद है, यानी कि वर्णों की गणना इसके अंतर्गत की जाती है। मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणना इसके अंतर्गत की जाती है। और जो चौपाई है वो भी आपका मात्रिक छंद है। तो इसको किस प्रकार से हम करते हैं, तो यह एक मात्रिक छंद है। यहाँ पे वर्णिक लिखा हुआ है तो इसमें थोड़ी सी अशुद्धि है, आप इसको ठीक कर लें और नोट करें। आपको ये ध्यान रखना है कि एक मात्रिक छंद है
और इसके पहले और तीसरे चरण में, जिसका पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपको सबसे पहले मैं चरण बता दूं कि चरण क्या हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे लगा हुआ देख पा रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, ये जो पंक्ति है ये इसका पहला चरण है। यहाँ पे आपको अल्पविराम दिखाई दे रहा है, तो ये इसका पहला चरण है। उसके बाद बिन पानी सब सून, ये इसका दूसरा चरण है। और पानी गए ना उबरे, ये इसका तीसरा चरण है। और मोती मानस चून, ये इसका चौथा चरण है। तो देखिए, पहला और जो तीसरा चरण है इसमें मात्राओं की संख्या है 13-13, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें मात्राओं की संख्या है 11-11। तो अब इन मात्राओं को गिनते कैसे हैं वो आप देखिए। जितने भी हमारे हरिस्व स्वर हैं, यानी कि हरिस्व स्वर का मतलब क्या है आपको पता है, जिसमें एक इकाई मात्रा रहती है, जैसे अ, इ, उ, री, ये हमारे क्या हैं, हरिस्व स्वर हैं। और उसके पश्चात आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे पास क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। तो इनकी जो मात्रा है इसको हम दो मात्राएं गिनते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, जिसमें हरिस्व के उच्चारण से दोगुना समय लगता है तो वो दीर्घ है, और जिसमें एक इकाई समय लगता है वो हरिस्व है। तो इसी प्रकार हम इसको गिनते हैं। जैसे रहीमन, र के अंदर अ शामिल है तो इसकी मात्रा एक है। ह पे क्या है, हरिस्व ई की मात्रा लगी हुई है, ही, तो यहाँ पे भी एक है। म, न, तो एक एक मात्रा। उसके बाद देखिए, जैसे पानी, तो पा पे आ गया है, तो इसलिए हमने इसको इस चिन्ह के द्वारा अंकित किया है, और इस चिन्ह को कहते हैं दीर्घ। जो दीर्घ मात्रा का प्रतीक है वो ये वाला चिन्ह है, जिसको आप समझ के लिए कह सकते हैं कि ये एस है। हालांकि इसको हम क्या कहते हैं, ये दीर्घ चिन्ह का पहचान है, दीर्घ मात्रा का पहचान करवाने वाला चिन्ह है। तो पानी में दोनों ही हमारे पास एस एस जो है वो आए हुए हैं। इसी प्रकार राखिए में रा एस है, और ख पे छोटी की मात्रा है, यानी कि हरिस्व की मात्रा है, तो एक पाई का निशान है। उसी प्रकार ए के साथ क्या आ गया है, हमारा दीर्घ मात्रा का निशान आ गया है। तो जब हम इनको गिनते हैं, रहीमन पानी राखिए, यहां तक की मात्राओं को अगर आप गिनते हैं तो इनकी संख्या कितनी बैठती है, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 10 और 1, 11 और 2, 13। तो इस प्रकार यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी हो गई है, 13। तो उसने बोला है कि पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं। मैं इसी प्रकार आपको दूसरा चरण है वो भी गिन के भी दिखाऊंगा। तीसरा और चौथा आप स्वयं कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय का अभाव है। गणित में आपका काफी समय लग चुका है, और बच्चों को आगे जो समय है वो घर के काम में हो सकता है आपको सहायता भी करनी हो। कुछ छात्राएं हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो बिन पानी सब सून, तो बिन में एक मात्रा, न में एक मात्रा, पानी उसी प्रकार दो दीर्घ दीर्घ मात्राओं के चिन्ह, सब सिंगल सिंगल मात्रा का, सून तो स पे बड़ा यानी दीर्घ उ है तो हमारे पास दीर्घ चिन्ह है, और न पे हमारे पास एकल मात्रा है। तो जब आप इन मात्राओं को गिनते हो तो इनकी संख्या कितनी बैठती है, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 और 1, 11। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पहला चरण था उसमें 13 मात्राएं हैं, दूसरा चरण है उसमें 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरण में भी मात्राओं की संख्या क्या है, 13 और 11 है। तो पहला और तीसरा 13 मात्राओं का, दूसरा और चौथा 11 मात्राओं का। तो अगर आप इतनी परिभाषा लिख देते हैं तो ये आपका एक अंक इसमें आना ही आना है। उसके पश्चात आपको उदाहरण करके इसका इस प्रकार से स्पष्टीकरण करना है। तो आपका जो 2 अंक का प्रश्न है वो आपको निश्चित रूप से लाभकारी हो जाएगा, आपको हिस्से में 2 अंक आ जाएंगे। अब इसी प्रकार इसी के विकल्प में हो सकता है कि 2 कोड के अंदर तो दोहा छंद के बारे में बात करें, तो जो 2 कोड बचे हैं उसके अंदर दोहा छंद के बारे में बात ना करके वो क्या करेगा, वो बात कर सकता है चौपाई छंद के बारे में। तो पहले से आपको स्पष्ट कर दूं कि दोनों ही क्या हैं, मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद नहीं है। मात्राओं को गिना जाता है तो मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और आपने हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, बिल्कुल आसान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसकी जो प्रत्येक पंक्ति है
4 पंक्तियां ली गई हैं, चौपाई है तो 4 पंक्तियों का छंद है। प्रत्येक जो चरण है उसके अंदर 16 मात्राएं हैं। देखिए आप इनके जय एक एक, हनुमान ह नु मान, यहाँ पे दीर्घ आ गया तो ऐसा आ गया है, आगे न था सिंगल तो एक मात्रा। ज्ञान, क्योंकि ये हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन है तो यहाँ पे ऐसा आया है, न का हमारे पास एक आ गया। गुण सिंगल सिंगल मात्रा है, एकल मात्रा। सा दीर्घ मात्रा, गर सिंगल सिंगल मात्रा। तो जब आप इनको गिनेंगे तो इनकी जो संख्या है वो कितनी बनेगी, कुल जोड़ बनेगा 16 मात्राएं। तो इस प्रकार आज जो हमने चर्चा की है उस चर्चा के अंतर्गत हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको परीक्षा के अंदर छंद संबंधी प्रश्न आना ही आना है। इसको आप लिख कर रख लीजिए और सिर्फ इतना लिखने से, परिभाषा और उदाहरण ये लिखने मात्र से ही क्या हो जाएगा, आपके 2 अंक निश्चित हो जाएंगे। इसके बारे में आप बिल्कुल इस चीज को लॉक करके रख सकते हैं। तो अब हम जो हमने उस दिन पेपर किया था हमारा MBD उसका, तो उसमें आप देखिए कि इसके अंतर्गत हमने MCQ जो प्रश्न थे वो हमने सारे के सारे क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे। अब इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न संख्या 6, दोहा छंद की सौधारण परिभाषा लिखिए। सौधारण का अर्थ है उदाहरण के साथ, जो हमने की है अभी। तो ये 2 अंकों का प्रश्न रहेगा। अब आपको 4 प्रश्न जो रहने हैं वो 4 प्रश्न आपके हैं कृतिका में से, यानी कि आपको कृतिका में से 4 प्रश्न आएंगे जो कि 8 अंकों के रहेंगे। तो हम अब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 4 अंक के जो आपके 4 प्रश्न हैं उनको आपने किस प्रकार से करना है। तो फिलहाल मैं आपको ये प्रश्न हल करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार आप शीघ्रता पूर्वक पाठ के आधार पर उस पाठ के जो कंटेक्स्ट है उसको समझते हुए, जो उसका थीम है उसको समझते हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो कुदरत ने जो जल बनाया है, जो जल का स्टोरेज किया है, अगर हमने ये पाठ नहीं भी पढ़ा तब भी हम इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कुदरत ने या प्रकृति ने जल कैसे बनाया है? भाई पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, बर्फ पिघलती है तो वो नदियों में जल आता है और नदियों के जल के माध्यम से वो प्रकृति के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन तक पानी पहुंचता है, जो उनके जीवन का आधार है। हो गया प्रश्न का उत्तर। तो ये तो बिल्कुल सामान्य प्रश्न था, इसमें तो कुछ बताने की या समझने की बड़ी बात है ही नहीं। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? कुदरत ने सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिराई, बर्फ पिघली, नदियों के अंदर पानी आया, नदियों के माध्यम से, जल स्रोतों के माध्यम से वो जल प्रकृति के प्रत्येक सजीव तक पहुंचा है। तो इस प्रकार जल व्यवस्था प्रकृति ने की है। अब दूसरा पाठ जो है, जार्ज पंचम की नाक, जो आपका पाठ है उसमें है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने वाली खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये आपका दूसरा पाठ है। तो एक पाठ तो हो गया साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें से ये प्रश्न है। ठीक है, कुल आपके 5 पाठ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संभावना रहेगी कि प्रत्येक पाठ में से एक एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद अखबारों ने जिंदा नाक, ये जार्ज पंचम की नाक उस पाठ में से है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर से सकना क्यों भूल गया, ये माता का अंचल उस पाठ से है। ठीक है, और अगला प्रश्न जो हम देख पा रहे हैं वो भी साना साना हाथ से जोड़ी से है। लोग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है। तो ये हमारे पास 4 प्रश्न है कृतिका से। तो आज हम मुख्य रूप से 2 नंबर का हमने छंद चर्चा की है, यानी छंद के बारे में बात की है, और 8 अंकों के जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं जो आपको पूछे जाने हैं, ये आपको मैं एक ही शीट के ऊपर एक ही पेज अगर आप अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको इन 4 पाठों में से जो 4 प्रश्न आपको आने हैं, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से लिख पाएंगे। ये आपके जो है अंक पक्के हो जाएंगे। यानी 40 नंबर का आपको MCQ हो गया, 6 नंबर का आपका पत्र लेखन हो गया, 46 अंक हो गए, 2 का छंद 48 और 8 के कृतिका में से 56 अंक 80 में से आपके निश्चित है। इसी प्रकार हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कि किस प्रकार आपको व्याख्या का प्रश्न हल करना है, किस प्रकार आपको लेखक परिचय के बारे में लिखना है, और किस प्रकार आपको अनुच्छेद में से प्रश्न छांटते हुए और निबंध लेखन वाला प्रश्न हल करना है।
तो आज हम इन 4 प्रश्नों को आधार बनाते हुए जो ये चारों पाठ हैं, इन चारों पाठों का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं इस पाठ के, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे ताकि आप बड़ी आसानी से इनको याद कर सके। तो देखिए वो पाठ किस प्रकार से हम हल उनके प्रश्नों को करेंगे। तो बढ़ते हैं हम, हमारा पाठ है कृतिका, उसकी ओर। तो जो कृतिका लेसन है, जो कृतिका हमारे पास पाठ्य पुस्तक है, संपूर्ण पाठ्य पुस्तक, उसमें से हमारे पास पहला पाठ है माता का अंचल। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है, यानी इस पाठ का अगर आ जाए, पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण अंचल, बाल्यावस्था के खेल जिसमें बच्चे किसी की रोक टोक नहीं चाहते, यानी इस पाठ के अंदर क्या दिखाया गया है कि बच्चों की ये मनोवृत्ति रहती है, बच्चों का ये स्वभाव है कि जो वो खेल में होते हैं वो किसी प्रकार की रोक टोक को पसंद नहीं करते। माँ की ममता जिसमें बच्चे को हर संकट में सुरक्षा दिखाई देती है। अब बच्चे को सबसे बड़ी सुरक्षा किस प्रकार से अनुभव होती है, जब उसकी माँ का संरक्षण यानी कि माँ की गोद उसे मिलती है। और माता पिता के वात्सल्य का वर्णन इस पाठ में किया गया है। मान लीजिए आपको पहला प्रश्न आया कि माता का अंचल पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य में आप क्या करेंगे, आप यही बातें लिखेंगे। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण अंचल, बाल्यावस्था के खेल जिसमें बच्चे किसी की रोक टोक नहीं चाहते, जिसमें रचकर वे सब कुछ भूल जाते हैं, माँ की ममता जिसमें बच्चे को हर संकट में सुरक्षा दिखाई देती है, और माता पिता के वात्सल्य का वर्णन किया है। ठीक है। अब इसके साथ ही जो हमने पिछला जो मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर प्रश्न देखा, एक बार पुनः आप उसको देखिए कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अब अपने साथियों को सिसकना, देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसको खेल पसंद है। जब वो खेल में मस्त हो जाता है, खेल के अंदर उसका मन रच जाता है, तो वो रोना भूल जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। उसके बाद अगला प्रश्न कई बार आ जाता है कि खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग खड़े हुए। तो पिता को आता देखकर, क्योंकि माता और पिता के स्वभाव में बच्चों के लिए अंतर रहता है। जहां वो माँ के सानिध्य में अपने आप को बड़ा संरक्षित महसूस करते हैं, बड़ा कह सकते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा पिता का डर भी रहता है। तो इस पाठ के आधार पर अगर हम देखें तो इसका उत्तर मात्र यही लिखना है आपको कि बच्चे खेलते हुए जब अपने पिता को आता हुआ देखते हैं तो वहां से शर्मा कर भाग जाते हैं। प्रश्न आ जाता है, कई बार 2 अंकों का प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको विस्तार नहीं देना है, 2 अंकों का प्रश्न है, बिल्कुल आपको संक्षिप्त में इस प्रश्न का उत्तर देना है। भोलानाथ की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, भोलानाथ जो है पिता के साथ अधिक लगाव उसका नहीं है। तो अधिक लगाव किसके साथ है, उसका माता के साथ है। भोला हठी और शरारती है, हठ भी करता है और शरारत भी करता है। और भोलानाथ डरपोक भी है। तो आपने 3 चारित्रिक विशेषताएं भोलानाथ की बताई हैं। पिता के साथ अधिक लगाव नहीं है, हठी और शरारती है, और डरपोक है। तो ये 3 जो विशेषताएं हैं वो आपके लिए पर्याप्त रहेंगी। तो आप इसको पॉइंट बनाकर क्रमानुसार लिख सकते हैं। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना है। मर्दुए का अर्थ यहां पे है यानी कि औरतें। तो मर्दुए का भाव यहां पर क्या है कि मर्द जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या है, बच्चों की साम संभाल जो है उसकी नहीं कर सकते, उनको अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकते। औरतें ही बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण कर सकती हैं। तो मर्दुए, मर्दुए का अर्थ है मर्द यानी पुरुष, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे उनको खिलाना पिलाना है। औरतें ही हैं जो बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण कर सकती हैं। तो इस प्रकार बड़े संक्षिप्त रूप से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बन सकते थे, क्योंकि पहला मॉडल टेस्ट पेपर है, पहले मॉडल टेस्ट पेपर में तो आपको एक प्रश्न आया है, वो आपको बता दिया कि वो सिसकना भूल गया तो आपने लिख दिया। तो जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन जो आपको 4 कोड आएंगे, उन 4 कोडों में से, इन 4 प्रश्नों में से आपको एक एक प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि हम यहाँ पे जो पिछले मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनके आधार पर, और ये कह सकते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2 अंकों का प्रश्न आएगा ही आएगा, इसमें से निश्चित है कि इस पाठ में से 2 अंकों का प्रश्न आपको मिलेगा। और वो किसके प्रकार के प्रश्न होंगे, किस प्रकार आप उसका उत्तर देंगे, वो आपके सामने हमने बता दी कि ये आपके मुख्य प्रश्न है। तो इस प्रकार आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। तो आपने कक्षा के अंदर आपको आपके अध्यापक ने पढ़ाया होगा, पाठ संख्या 2 है कि जॉर्ज पंचम का जो की नाक जो पाठ है, इसमें इस कहानी के अंदर लेखक ने आज़ादी के बाद की जो सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो देश आज़ाद हो चुका है लेकिन आज भी जो सत्ता से मतलब है जो आज भी सरकारों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं, आज भी वो विदेशी आकर्षण से ग्रस्त हैं। ठीक है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उनकी उसी मानसिकता के ऊपर और उनके उसी विदेशी आकर्षण के ऊपर करारी चोट की है। तो अगर आ जाए पाठ का उद्देश्य क्या है या पाठ का मूल व्यंग्य क्या है, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि इस कहानी में लेखक ने आजादी के बाद भी जो सत्ता से जुड़े हुए विभिन्न लोग हैं, सरकारों के अंदर बैठे विभिन्न लोग हैं, उनकी मानसिक गुलामी के दौर की जो उनकी मानसिकता थी और विदेशी आकर्षण को देखकर जो प्रभावित हो जाते हैं, उसी आकर्षण के ऊपर करारी चोट की है। तो पहला प्रश्न तो यही रह गया। अब जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जो जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति के ऊपर नहीं थी, उसको लगाने के लिए क्या प्रयास किए, तो देखिए बड़े सिंबॉलिक मीनिंग से, प्रतीकात्मक तरीके से बताया है कि देश के मूर्तिकार देश के प्रत्येक पहाड़ पर गया, नेताओं की नाक जांची, जो देश की आजादी में जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, और यहां तक कि बोला भी 1942 में शहीद हुए बच्चों की जो नाक थी वो भी बड़ी निकली। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है, इसको आपको समझना जरूरी है। नाक बड़ी होना एक मुहावरा है। नाक बड़ी होना का अर्थ है कि सम्मान बड़ा होना। कि जॉर्ज पंचम जो है वो एक अंग्रेजी, ये कह सकते हैं अधिकारी था, उस समय का वायसराय जो भी रहा था, राजा जो उस समय का रहा था इंग्लैंड का, जो भारत के ऊपर राज कर रहे हैं, और हम लोग उनकी नाक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाक बचाना मतलब सम्मान की रक्षा करना। भले ही इसके लिए हमें हमारे उन श्रेष्ठ नेताओं की, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की आजादी के लिए, हमारे कितने ही बच्चे जो है 1942 के जो आंदोलन में शहीद हो गए, उसके बारे में यहाँ पे कहानीकार लिख रहा है कि हमारे देश के नेताओं की और यहां तक कि बच्चों की नाक भी उनसे बड़ी थी। तो फिर कमेटी की सहमति से क्या विचार किया गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है उसके ऊपर जिंदा नाक लगाएंगे। ये सारे प्रयास किसके द्वारा किए गए, मूर्तिकार ने किए थे। किस पे लगाने के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक को दोबारा लगाने के लिए। अब हमारा जो प्रश्न इस मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा गया है वो क्या है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने वाली खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। देखिए एक चोट है हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे समाचार पत्रों के ऊपर, वो किस प्रकार से बिक जाते हैं। तो उन्होंने बताया है कि उस दिन अखबारों में जो जिंदा नाक थी, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने वाली खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो बस उन्होंने सिंपल, यानी कि इस खबर को ज्यादा हवा नहीं दी, सिर्फ संक्षिप्त रूप में ये लिख दिया कि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी उसकी जगह पे जिंदा नाक लगाई जा रही है, दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। यानी कि अखबार उस दिन चुप क्यों थे। मूर्तिकार के सब प्रयास असफल हो गए। विदेशी शासक की मूर्ति पर जिंदा लगाने के कारण अब उस दिन अखबार चुप भी थे। क्यों थे, क्योंकि मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने के कारण, अब इसके लिए जिंदा नाक लगाई गई है तो किसी ना किसी की नाक तो काटी गई होगी, किसी ना किसी का तो अपमान किया गया होगा। तो जिंदा नाक लगाने के कारण हर भारतीय शर्मिंदा महसूस कर रहा था जैसे ये नाक उनकी कटी है। तो इस प्रकार उस दिन अखबार क्यों चुप थे या अखबारों ने क्या छापा, उसके बारे में आप ये प्रश्न का उत्तर इस रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्रश्न इस पाठ के महत्वपूर्ण बनते हैं। ऊपर वाले पाठ में से 4 प्रश्न और इसमें से केवल ये 3 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको 2 अंक जो हैं वो इस पाठ में से भी निश्चित हो जाएंगे।
साथ ही साथ हम आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी पूरा करते जा रहे हैं। आप एक चीज नोट कर रहे हैं ना कि किस प्रकार से सैंपल पेपर में या आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पहला प्रश्न था ये भी साना साना हाथ जोड़ी से था, और ये लॉग स्टॉक घूमते हुए चक्र को देखकर भारत की आत्मा एक जैसी क्यों लगी, ये भी इसी पार्ट में से है, साना साना हाथ जोड़ी। तो इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। अब हम इस प्रश्न को आधार बनाते हुए इसके जो मुख्य प्रश्न हैं, जो प्रमुख प्रश्न हैं इस पाठ के साना साना हाथ जोड़ी के, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है, पाठ संख्या 3, ये क्या है, ये किस प्रकार की विधा है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। यानी कि आपको पूछा जाए कि साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है वो किसके बारे में है, किस विधा के अंदर है, या इसका उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार का पाठ है, तो आपको केवल इतना लिखना है। यात्रा वृत्तांत है, लेखिका ने सिक्किम की राजधानी है गंगटोक उसके और उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। बस ये पहला प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसके भी केवल कितने बनते हैं, 4 प्रश्न बनते हैं। वो हम 4 प्रश्न यहाँ पे उनकी चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से हैं। पहला है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। अब गंगटोक कहाँ की राजधानी है, सिक्किम की। रात्रि के समय जब लेखिका देख रही है तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया, यानी पहाड़ी से जब उसको देखा जा रहा है तो जो किस प्रकार का उसका प्राकृतिक सौंदर्य बन रहा है, तो उसके बारे में क्या बताती है लेखिका। तो लेखिका ने गंगटोक को रात्रि में किसी ऊंची पहाड़ी से देखा, जहां से शहर में जो जल रहे बल्ब थे, जो वहां पे बल्ब लगे हुए थे लोगों के घरों में या बिल्डिंग्स के अंदर जो बल्ब लगे हुए थे, किसी सितारों और रोशनी की झालर की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सितारे हैं या रोशनी की झालर हैं, जैसे बल्ब की लड़ियां होती हैं। तो इसलिए वो कहती है कि जो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंगटोक जो है वो मुझे सम्मोहित कर रहा है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहले नंबर का। अब उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। मेहनतकश यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है। पहले समझिए, गंगटोक सिक्किम जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। गंगटोक ऊंचे पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित है। यहाँ पुल, सड़कें, भवन आदि बनाना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, वहां पर ये जो बिल्डिंग्स बनाना है, सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, वो उतना आसान नहीं होता जितना कि मैदानी क्षेत्रों में। हम लोग हरियाणा पंजाब से संबंधित हैं। हरियाणा के अंदर, और अगर हम पहाड़ी क्षेत्र सिक्किम या JNK की बात हम करें, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां की हम बात करें, वहां का जो रहन सहन है वो हमारी तरह सामान्य नहीं है, हमारी तरह सरल नहीं है। लेकिन गंगटोक के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको संभव करके दिखा दिया है। यानी कि वहां पे जो अगर आप पुल देखें, वहां की आप सड़कें देखें, वहां पे आप भवन देखें, वो बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। अब इसको बनाने के लिए किसने काम किया होगा, वहां की जो लेबर क्लास है, वहां पे जो श्रमिक हैं, वहां के जो मजदूर हैं, उन्होंने काम किया होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि गंगटोक जो है वो मेहनत कशों का शहर है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपके बिल्कुल स्पष्ट हो गए। पहला, झिलमिलाते हुए सितारों को, यानी कि जो बल्ब की लड़ियां थी लोगों के भवनों में लगी हुई, वहां से लेखिका पहाड़ी से उसको देखती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे सितारों की रोशनी है, तो वो उसको आकर्षित करती है। फिर वहां के ऊंचे जो भवन हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, जब उनको देखती है तो लेखिका कहती है कमाल कर रखा है इन लोगों ने, पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित होने के बाद भी ये इतनी सुंदर ढंग से इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ के लोग मेहनतकश हैं। अब तीसरा प्रश्न आ गया कि कटाव के बारे में बताइए। कटाव क्या है, तो कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां बर्फ पड़ती है और टूरिस्ट स्पॉट न होने के कारण वहां पे प्रकृति अभी बची हुई है। अब इसका अभिप्राय क्या है कि वो इतना सुंदर, वहां पे इतनी प्राकृतिक सुंदरता क्यों है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जहां मनुष्य पहुंच जाता है, मनुष्य के पहुंचने का अभिप्राय क्या है कि वो अपने दैनिक क्रियाकलापों से वो प्रकृति की ओर संवेदनशीलता नहीं दिखाता, वहां गंदगी फैलाता है, वहां प्रकृति को हानि ही पहुंचाता है। तो
देश की या पूरी दुनिया की कुदरत या प्रकृति वहीं पर बची हुई है जहां पर मनुष्य के पांव अभी नहीं पड़े हैं। तो जो कटाव क्षेत्र है वो उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पे बर्फ वगैरह पड़ती है। और अभी तक ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित नहीं हुआ है, यानी कि लोग अभी घूमने फिरने के लिए वहां नहीं जाते, क्योंकि लेखिका जानती है कि जैसे ही ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हो जाएगा, लोग वहां पे घूमने के लिए जाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, वहां पे वो ऐसी संवेदनहीनता दिखाएंगे, लोग जाकर वहां गंदगी फैलाएंगे, जिससे प्रकृति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो कटाव के बारे में इतनी ही बात आपको लिखनी है। कटाव क्या है, एक ऐसा सुंदर जगह है जिसको स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है, वहां बर्फ वगैरह भी पड़ती है, अभी वहां पे टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इस कारण वहां पे प्रकृति बची हुई है। और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं कि सैंपल पेपर में भी पूछा गया था कि लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा को एक जैसा क्यों कहा, कि पूरी दुनिया, पूरे भारत की जो लोग हैं ना वो एक जैसे ही है सारी जगह पे। तो यही प्रश्न इस सैंपल पेपर में बताया गया है। तो देखते हैं, जो लॉन्ग स्टॉक का घूमता हुआ चक्र है सिक्किम के अंदर, वहां पे एक चक्र बना हुआ है, उसको देखकर जब लेखिका उस चक्र की मान्यता के बारे में बात करती है लोगों से, तो लोग क्या बताते हैं। तो वहां पे लोगों की ये मान्यता है, भाई इस चक्र को जो घुमाएगा ना, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। यानी कि देखो, ये हमारे, ये कह सकते हैं पौराणिक संस्कार हैं लोगों के, कि लोगों की अलग अलग धर्म और जाति और क्षेत्र विशेष के आधार पर लोगों की मान्यताएं हैं, लोगों के विश्वास हैं। तो हम जैसे लगा लीजिए कि उत्तरी भारत के लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान के लिए, कि हम गंगा मैया जो है वो हमारे सभी जो पाप हैं वो हम अपने धो डालेंगी, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही सिक्किम के लोगों की मान्यता क्या है कि जो इस लॉन्ग स्टॉक के जो चक्र को घुमाएगा, वो क्या हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके भी पाप धुल जाएंगे। तो यहां से लेखिका एक तर्क निकालती है कि भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोगों की लगभग मान्यताएं और विश्वास एक जैसे हैं। यानी कि पाप से मुक्ति प्राप्त करने का वो कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। तो ये आपका जो तीसरा पार्ट था उसका महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे पाठ की ओर। यही ठैया झुलनी हैरानी हो नामा और मैं क्यों लिखता हूं, ये जो दो पाठ हैं इसकी चर्चा हम जैसे ही हमारे पास प्रश्न आएंगे अगले सैंपल पेपर को हम हल करेंगे। अगर इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कोई आता है तो उसके बाद हम इसकी चर्चा को उसमें शामिल करेंगे। तो आशा है कि आपने आज की कक्षा का भरपूर लाभ उठाया होगा। आज मैथ की, गणित की जो आपकी कक्षा थी वो भी अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। हिंदी की जो कक्षा थी उसके अंतर्गत भी हमने क्या किया है, 2 अंकों का जो आपका छंद का प्रश्न था वो हल किया, और कृति का जो हमारे 3 पाठ थे 5 में से, उनमें से हमने 3 पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। और जाते जाते हम आपको आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ आप इस चैनल के जो लिंक को अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा करें ताकि उन तक भी ये सूचना। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में आपने मैथमेटिक्स और हिंदी दोनों क्लास अटेंड की है। अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, और जुड़े मंडे को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा सवाल मैथमेटिक्स शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं मंडे को ठीक 6 बजे।